प्रश्न 1। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने पर तर्क देते हुए कहा कि यह धनुष पुराना व कमजोर था। यह तो राम के छूते ही टूट गया। इसमें राम का कोई दोष नहीं है। वैसे भी एक पुराने और अनुपयोगी धनुष को तोड़ने से हमें क्या लाभ हो सकता है और आपकी क्या हानि हो गई है? ऐसे धनुष के टूटने पर क्रोध करना ठीक नहीं है। प्रश्न 2। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। राम के स्वभाव की विशेषताएं। राम स्वभाव से कोमल और विनयी हैं। इसीलिए उनके मन में अपने बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर है। वे स्वयं को परशुराम का दास बताते हैं। वे व्यर्थ की बातों में न पड़कर लक्ष्मण को समझाते भी हैं और परशुराम का दिल जीत लेते हैं। लक्ष्मण के स्वभाव की विशेषताएं। लक्ष्मण का स्वभाव राम के विपरीत है। वे उग्र, वीर और साहसी हैं। वे अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम को छलनी कर देते हैं, जिस कारण परशुराम भड़क उठते हैं। इसके साथ ही वे वाचाल, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले और आक्रामक स्वभाव के हैं। प्रश्न 3। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर। लक्ष्मण। हे मुनिवर, हमने बचपन में न जाने कितनी धनुषियां, छोटे धनुष तोड़ डाली, तब आपने क्रोध नहीं किया। फिर इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों? परशुराम। हे राजपुत्र, लगता है तेरी मृत्यु आ गई है, इसीलिए तू संभल कर बोल नहीं पा रहा है। तू शिव धनुष को धनुही के समान बता रहा है, जबकि इस धनुष के बारे में संसार भर को पता है। लक्ष्मण व्यंग्य से। हे देव, हमने तो यही जाना था कि सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं। फिर राम ने इसे नए के धोखे में देखा था। यह तो छते ही टूट गया। इसमें उनका क्या दोष है? परशुराम। अरे शठ, लगता है तू मेरे स्वभाव को अभी नहीं जानता है। मैं तुझे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ। तू मुझे निरामुनि समझ रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कई बार इस पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है। मैंने सहस्रबाहु की भुजाएं काट डाली हैं। इतना ही नहीं, मेरे फरसे की कठोरता के भय से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। लक्ष्मण व्यंग्य से। वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे अपना कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दे। मैं कोई छुई मुई का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी देखकर मुरझा जाऊंगा। मैं आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया हूँ। हमारे कुल में गाय, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान घातक हैं। आपने शस्त्र तो व्यर्थ में ही धारण कर रखे हैं। प्रश्न 4। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेवे दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिलोकु मही कुमारा, मातु पिथि जनी सोचबस करसी मही सिकिसोर, गर्भने के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर। उत्तर। परशुराम ने अपने बारे में सभा में कहा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का शत्रु हूँ। मैंने अनेक बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं अर्थात क्षत्रियों से विहीन किया है। मेरे इस भयंकर फरसे ने सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को काट डाला। इसे देखकर गर्भधारिणी स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। प्रश्न 5। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हुए कहा कि वीर योद्धा रणभूमि में वीरता दिखाता है और अपने वीरतापूर्ण कार्यों के माध्यम से अपना परिचय देता है। वे अपने पौरुष का अहंकार नहीं रखते हैं और अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। प्रश्न 6। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता का होना एक बहुत ही अच्छा गुण है, क्योंकि विनम्रता इन दोनों पर नैतिक अंकुश रखती है। व्यक्ति कई बार शक्ति और साहस के बल पर उद्दंडता करने लगता है। उसकी उस उद्दंडता के कारण वह बुरा लगने लगता है। ऐसी स्थिति में विनम्रता ही उस पर अपना नियंत्रण करती है। लक्ष्मण और परशुराम दोनों पराक्रमी एवं शक्ति संपन्न हैं, परंतु विनम्र न होने से अहंकारी लगते हैं। राम में विनम्रता अधिक है, तो वे अधिक प्रभावशाली लगते हैं। प्रश्न 7। भाव स्पष्ट कीजिए। क बेहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, अहो मुनिसु महाब मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू।
जहत उड़ावन पून की पहारू। ख यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं। जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना। मैं कछु कहा सहित अभिमाना। ग गादि सुनो कह हृदय हसी मुनिहि हरियर सूझ। अयमय खाण न उखमय अझू न बूझ अबूझ। उत्तर क भाव लक्ष्मण ने हंस कर मुनि परशुराम पर व्यंग्योक्ति की कि आप स्वयं को बड़ा भारी योद्धा समझने का भ्रम पाले हुए हैं, इसीलिए मुझे बार बार फरसा दिखाकर डराने का प्रयास कर रहे हैं। आपका यह प्रयास पहाड़ को फूंक से उड़ाने जैसा लगता है, अर्थात कोरी वाचालता बता रहा है। ख भाव लक्ष्मण अपने साहस और वीरत्व का परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई कुम्हड़बतिया नहीं हैं जो आपकी तर्जनी को देखते ही मुरझा जाएं। हम भी कोई कम नहीं हैं। मैंने फरसे और धनुष बाण को भली प्रकार देख परख कर ही कोई बात कही है। मैं आपसे किसी बात में कम नहीं हूँ, इसलिए मुझे कम आंकने की भूल मत करना। ग भाव विश्वामित्र परशुराम की बुद्धि और समझ पर तरस खाते हुए सोचने लगे कि परशुराम को हरा हरा ही दिखाई देता है, अर्थात स्वयं के बारे में बड़ी भ्रांति है। वे लक्ष्मण को गन्ने से बनी खाड़ के समान समझ रहे हैं कि उसे एक ही बार में नष्ट कर डालेंगे। वे अज्ञानतावश यह नहीं समझ पा रहे हैं कि लक्ष्मण लोहे से बना खां है, जिससे संघर्ष मोल लेना आसान नहीं है। प्रश्न 8। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखिए। उत्तर तुलसी रसिद कवि हैं। तुलसी की भाषा शुद्ध साहित्यिक अवधि है। उन्होंने भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक स्वरूप प्रदान किया है तथा संवाद योजना के द्वारा पात्रानुसार कोमल, मधुर एवं व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग कलात्मक रूप में किया है। तुलसीदास ने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर श्रुति माधुर्य का समावेश किया है। आपने चौपाई दोहा छंदों में रचना कर भाषा को सुगे और लोकप्रिय बनाया है। छंदों के चरणांत में वर्णों का दीर्घ या गुरु रूप में प्रयोग कर नाद सौंदर्य की वृद्धि की है। तुलसी के काव्य में अनुप्रास, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति, रूपक, मानवीकरण, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग सहजता के साथ हुआ है। उन्होंने वीर तथा हास्य रस के साथ ही मुहावरों, सूक्तियों और व्यंग्योक्तियों का भी सुंदर प्रयोग किया है। प्रश्न 9। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस पूरे प्रसंग में लक्ष्मण के कथनों में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य झलकता है। परशुराम मुनि हैं, ब्राह्मण हैं, इसके साथ ही वे बहुत ही अड़ियल और बड़बोले हैं, इसलिए लक्ष्मण उन पर व्यंग्य बाण चलाना ही उपयुक्त समझते हैं, जिससे वे और अधिक क्रोधित हो उठते हैं। लक्ष्मण अपने व्यंग्य बाणों से उनकी खोखली वीरता की धज्जियां उड़ा देते हैं। जब परशुराम आवेश में आकर शिव धनुष तोड़ने वाले का संहार करने की बात करते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमने बचपन में ऐसे कितने ही धनुष तोड़े। जब परशुराम कहते हैं कि शिव धनुष की तुलना धनु ही से नहीं की जा सकती, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे लिए सब धनुष एक से ही होते हैं। इसी प्रकार जब परशुराम क्रोध में आकर विश्वामित्र को कहते हैं कि मैं अभी इसे मारकर गुरु के ऋण से उऋण होता हूँ, तब लक्ष्मण व्यंग्य प्रहार करते हुए कहते हैं माता पिता का तो ऋण आप उतार ही चुके हैं, अब आपको गुरु ऋण भारी पड़ रहा है। लंबे समय से न चुका पाने के कारण ब्याज भी बढ़ गया होगा, किसी हिसाबी को बुला लो, मैं अभी अपनी थैली खोलकर हिसाब चुकाता हूँ। इस प्रकार यह पठितांश व्यंग्य से भरपूर है। प्रश्न 10। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार पहचान कर लिखिए। क बालकू बोली बधोर नहीं तो ही। ख कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा। ग तुम तो कालू हाँ जनु लावा। बार बार मोही लागी बोला। घ लखन उतर आहुति सरिस भरिगु बकोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। उत्तर क ब और ह की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। ख कोटिकुलिस में क वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास तथा कोटिकुलिसम में उपमा अलंकार है। ग तुम तो कालू हाँ जनु लावा में संभावनात्मक वर्णन होने से उत्प्रेक्षा अलंकार है। बार बार मोही लागी बोला में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। घ लखन उतर आहुति सरिस और जल सम बचन में उपमा अलंकार है। भरिगुबको कृसानु तथा रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 11। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध न हो तो मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए नहीं होता, बल्कि कभी कभी सकारात्मक भी होता है। इसके पक्ष या विपक्ष में अपना मत प्रकट कीजिए। उत्तर क्रोध के पक्ष में मत। क्रोध हमेशा नकारात्मक भाव लिए हुए नहीं होता, वह कभी कभी सकारात्मक भी होता है।
क्योंकि वह अन्याय का प्रतिकार करता है और साहस तथा वीरता का प्रदर्शन कर उत्साह का संचार भी करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुष्ट अभिमानी व्यक्ति आपके घर आकर आपसे अपशब्द कहता रहे और आप सिर नीचा करके सुनते रहे तो वह शांत कैसे होगा? वह तो अपनी दुष्टता का प्रदर्शन ही करता रहेगा। उस पर क्रोध करने पर ही वह उस समय शांत होगा। इसी प्रकार परशुराम बढ़ चढ़कर बकझक करते हुए लक्ष्मण को मारने को तैयार हो जाते तो उन्हें कौन रोक पाता? इसलिए लक्ष्मण का भी व्यंग्यात्मक क्रोध करना आवश्यक था, क्योंकि ऐसे समय में क्रोध रक्षक की भूमिका निभाता है। क्रोध के विपक्ष में मत क्रोध एक अवगुण है, मनुष्य का शत्रु है, क्योंकि वह उसे घमंडी और बड़बोला बनाता है। क्रोध विनाश का कार्य करता है, वह निर्माण नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्तियों से परशुराम के क्रोध की आग को इतना भड़का दिया था कि राम यदि संकेत से लक्ष्मण को नहीं रोकते तो कुछ भी हो सकता था। अतः क्रोध से बचना चाहिए। प्रश्न 12। संकलित अंश में राम का व्यवहार विनयपूर्ण और संयत है। लक्ष्मण लगातार व्यंग्य बाणों का उपयोग करते हैं और परशुराम का व्यवहार क्रोध से भरा हुआ है। आप अपने आप को इस परिस्थिति में रखकर लिखें कि आपका व्यवहार कैसा होता। उत्तर, उपर्युक्त परिस्थिति में हमारा व्यवहार संतुलित होता। हम लक्ष्मण की तरह परशुराम के बड़बोलेपन का विरोध तो करते, लेकिन उनका अपमान नहीं करते। हम भी साहस के साथ जोर जोर से बोलकर उन्हें परिस्थिति समझने के लिए मजबूर करते। यदि वे सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाते तो हम उनके प्रति विनय का प्रदर्शन करते, क्योंकि वे बड़े होने के साथ साथ मुनि और सम्माननीय थे। ऐसा नहीं होता कि वे ज्ञानी होने के कारण परिस्थिति को समझ नहीं पाते। प्रश्न 13। अपने किसी परिचित या मित्र के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, हमारे मित्र के स्वभाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। हमारा मित्र कुशाग्र बुद्धि, सत्यवादी तथा निरभिमानी है। उसमें विनम्रता, सहनशीलता, सहजता और ईमानदारी पूरी तरह से समाई हुई है। वह अपने माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करता है। वह दूसरों का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति का है। वह प्रत्येक नई बात की तह में जाकर उसे समझना चाहता है। मेरा मित्र क्रोधी एवं घमंडी नहीं है, पर आत्मसम्मानी है। प्रश्न 14। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। इस शीर्षक को ध्यान में रखते हुए एक कहानी लिखिए। उत्तर, हमें दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो ऐसा समझता है, वह अपने आप में घमंडी बन जाता है। इस संदर्भ में हम कछुआ खरगोश की कहानी लिख सकते हैं। की बात है कि एक तालाब में एक कछुआ रहता था। उस तालाब के पास ही एक बिल में खरगोश भी रहता था। तालाब में पानी पीने जाने के कारण खरगोश और कछुए में मित्रता हो गई। खरगोश बहुत चालाक था। वह कछुए की क्षमता को बहुत कम आंकता था। एक दिन दोनों में दौड़ की शर्त लग गई। जो निर्धारित स्थान पर पहले पहुंच जाएगा, उसी की जीत हो जाएगी। खरगोश दौड़कर आधी दूर तक जल्दी पहुंच गया। उसने सोचा कि अभी तो कछुआ को यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, इसलिए वह पेड़ के नीचे विश्राम करने लगा। खरगोश को नींद आ गई। कछुआ धीरे धीरे चलते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंच गया। वह कहीं पर रुका नहीं, चलता ही रहा। जब खरगोश की नींद खुली और उसने फिर से दौड़ लगाई तो उसने देखा कि कछुआ तो पहले ही वहां पहुंच चुका था। इस प्रकार कछुआ दौड़ में जीत गया। खरगोश को पछतावा हुआ, क्योंकि उसने कछुए की क्षमता को कम करके आंका था। इसलिए शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 15। उन घटनाओं को याद करके लिखिए जब आपने अन्याय का प्रतिकार किया हो। उत्तर, हमने कई अवसरों पर अन्याय का प्रतिकार किया। हमारे विद्यालय में एक निर्धन छात्र पढ़ता था। वह विद्यालय द्वारा निर्धारित पूरी पोशाक पहनकर नहीं आता था। एक दिन शारीरिक शिक्षक ने जूतों की जगह चप्पल पहनकर आने पर उस पर 50 रुपये जर नहीं, हम भी दुखी हुए, क्योंकि वह जुर्माना देने में असमर्थ था। मैंने प्रधानाचार्य के पास जाकर इस अन्याय का प्रतिकार किया। अंततः उसका जुर्माना माफ कर दिया गया। एक बार जब मैं बस में यात्रा कर रहा था तब एक यात्री बस में चढ़ा और मेरे पास वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया। पैसे मांगने पर उस यात्री ने बस कंडक्टर को पैसे दे दिए, लेकिन बस कंडक्टर ने उसे बदले में टिकट नहीं दी। बस चलने के बाद जब उसने टिकट मांगी तब उसने कहा कि टिकट का क्या करोगे, मैं भी आपके साथ ही चल रहा हूँ, दोबारा तुमसे कोई किराया नहीं मांगूंगा। यह देखकर मैंने उस अन्याय का प्रतिकार किया। अंततः कंडक्टर ने उस यात्री को टिकट दे दी।